हेलो एसबीडब्ल्यूबी गैंग, अजय भैया हियर। तो स्टूडेंट्स कैसे हो यार, सभी के सभी। मुझे पता है अभी आप 10th स्टैंडर्ड में प्रवेश कर चुके हो और साइंस 1 का जो पहला चैप्टर है ग्रेविटेशन, भैया वो हमको हमारे ट्यूशन क्लासेस में और एट द सेम वे हमारे जो भी स्कूल्स है, स्कूल लेवल पे उतने ज्यादा कंसेप्ट हमारे क्लियर नहीं हुए हैं। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ध्यान से सुनना है। हेलो, ध्यान दे, तेरे से बात कर रहा हूं मैं। पूरा वीडियो वन शॉट में खत्म करेंगे, मतलब कि 45 से 1 घंटे के अंदर, 45 मिनट से लेके तो 1 घंटे के अंदर अंदर हम इस पर्टिकुलर प्यारे से लेसन को कंप्लीट करेंगे विद हैंड रिटन नोट्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पहली बार हैंड रिटन नोट्स के मदद से आपको पढ़ाया जाएगा और हर एक जो भी कंसेप्ट है वो आपकी पूरी की पूरी क्लियर करवाई जाएगी। तो स्टूडेंट्स सिट बैक एंड रिलैक्स और पूरा वीडियो एंड तक देखना है। हेलो, तेरे से बात कर रहा हूं, ध्यान देना, इधर उधर ध्यान देने का नहीं। पहला चैप्टर शुरू हो रहा है, 10वीं में हमको फोड़ना है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम सभी को बताएं कि साइंस 1 में 10 लेसन हमको दिए गए हैं, जिसमें से हमारा जो पहला लेसन है वो फिजिक्स का है, जिसको हम ग्रेविटेशन कहते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशन ये वाला जो चैप्टर है ये हमको फिजिक्स का है। मतलब कि स्टूडेंट्स कैसा होता है, हमारा जो साइंस 1 है वो बेसिकली 2 हिस्सों में बटा गया है। एक होता है हमारा फिजिक्स और दूसरा होता है हमारा केमिस्ट्री। और जो हमारा साइंस 2 है वो भी 2 हिस्सों में बटा गया है। एक होता है लाला लोग अपना बायोलॉजी और दूसरा जो होता है वो होता है एनवायरमेंटल साइंस। तो आज हम फिजिक्स का पहला चैप्टर खत्म करेंगे और धीरे धीरे हम पूरा साइंस कंप्लीट करेंगे और साइंस 2 भी कंप्लीट करेंगे इस चैनल पे। तो सब्सक्राइब करके रखना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स ग्रेविटेशन। अभी स्टूडेंट्स हम सभी को पता है, एक थे हमारे सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, ये जो न्यूटन बाबा थे आप सभी को पता होगा। थोड़ा सा न्यूटन बाबा को थोड़ा सा एनिमेटेड बनाया है, देख लेना, प्यार मोहब्बत से बनाया है भाई। ठीक है, हंसने का नहीं रे भाई, हंसना मना है। ऐसा समझो ये है हमारे सर आइजैक न्यूटन, जिसको मैं बाबा कहता हूं। ठीक है, बाबा न्यूटन या फिर न्यूटन बाबा हम इसको कहेंगे। पूरे चैप्टर में न्यूटन बाबा मैं बोलूंगा। न्यूटन बाबा नाम के एक साइंटिस्ट थे। अभी हुआ क्या स्टूडेंट्स, उनके बीवी के साथ झगड़ा हो गया था। ठीक है, खाने खाने पे से नमक कम डाल दिया था उनके बीवी ने, तो उनका झगड़ा हो गया था न्यूटन बाबा का। अभी भूख लग गई थी न्यूटन बाबा को, तो न्यूटन बाबा क्या बोले, चलो भाई मेरे घर के बाजू में ही एक झाड़ है, उस झाड़ के नीचे जाके बैठता हूं मैं, थोड़ा आराम भी कर लूंगा और भूख लगी है, कोई फल बिल अगर भगवान ने ऊपर से गिरा दिया तो वो फल भी खा लूंगा। ठीक है, ऐसा काम हुआ। अभी न्यूटन बाबा गए इस झाड़ के नीचे बैठने। जैसे ही न्यूटन बाबा इस झाड़ के नीचे बैठे, ऊपर एक एप्पल लगा हुआ था। ठीक है, अभी एप्पल के झाड़ होते हैं, अभी अपने महाराष्ट्र वगैरह में एप्पल के झाड़ नहीं दिखते क्योंकि गर्मी होती है, लेकिन अगर हम ठंडे एरिया में जाए, कोल्ड रीजन में जाए, तो वहां पे एप्पल के झाड़ होते, एप्पल ऐसा नीचे गिरे वाले होते। तो न्यूटन बाबा उधर बैठा। अभी न्यूटन बाबा फॉरेनर था, तो ठंडा जगह है तो एप्पल का झाड़ है। अभी एप्पल ऊपर लगा हुआ था, वो एप्पल क्या हुआ, अचानक से भगवान जी ने नीचे से ऊपर से गिराया उसके टकले पे। तो ये जो उसके ऊपर जो सिंचन जैसा टेंगुल बना है, तो वो एप्पल का ही टेंगुल था। तो वो जैसा ही एप्पल उसके सिर पे गिरा, न्यूटन बाबा जी के सिर पे जैसे ही एप्पल गिरा, न्यूटन बाबा खाने के आए उसको सोचने लगे, भाई ये ऐसे ही नीचे क्यों गिरा, ऐसा शक्तिमान जैसा ऐसा गोल गोल घूम के ऊपर क्यों नहीं गया, या ऐसा टेढ़ा क्यों नहीं गया, या फिर ऐसा वाकड़ा क्यों नहीं गया, ऐसा तिकड़ा क्यों नहीं गया। वो सोचने लगा कि भाई ये जो एप्पल था ये वर्टिकली डाउनवर्ड ही क्यों आया। समझ में आ रहा है, मतलब वो जो एप्पल है वो ऐसे ही नीचे क्यों गिरा, ऐसे क्यों नहीं गया, ऐसे क्यों नहीं गया, शक्तिमान जैसा ऐसा क्यों नहीं हुआ। ये किसके दिमाग में आया, न्यूटन बाबा के दिमाग में आया। तो सबसे पहले ध्यान देना, न्यूटन बाबा ने फिर घर पे जाके एक किताब लिखी, उस किताब में उसने एक नोट बनाया, अर्थ इज अट्रैक्टिंग द एप्पल टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब जो अपनी धरती है, अपना जो अर्थ है, अर्थ क्या कर रहा है, उस एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है खुद के तरफ। समझ में आ रहा है, मतलब जो अपना अर्थ है, अर्थ क्या कर रहा है, उस एप्पल को अपने तरफ खींच रहा है। तो अभी खींच रहा है तो कुछ ना कुछ फोर्स होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप जब स्कूल में जाते हो तो आपकी क्रश के तरफ आप खींचे चले जाते हो, है ना, क्रश दिखी कि उसके तरफ खींचे चले जाए, ऐसा दिल में बजी घंटी जैसा होता है। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके बीच में, आप दोनों के बीच में कुछ अट्रैक्शन है, कुछ फोर्स है। तो वो न्यूटन बाबा सोचने लगा कि भाई अर्थ जो है वो अगर एप्पल को अपने तरफ खींच रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा। तो इसी वजह से फिर वहां पे लिखा गया देयर इज सम अट्रैक्टिव फोर्सेस।
न्यूटन बाबा बोले कि वहां पे भाई कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि अर्थ को वर्टिकली डाउनवर्ड खींच रहा है, ऊपर से नीचे खींच रहा है। और जैसे मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिकली बताया है आपको, देखो स्टूडेंट्स, ये वाला ऊपर वाला देखो, ट्री था, ठीक है, अभी ये जो गोल बना है ये सपोज एज्यूम करना ये अर्थ है, सस्ता वाला अर्थ है, वो एप्पल नीचे गिरा तो वो कहां पे गिरा, सेंटर में गिरा। दैट मींस अर्थ जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ सेंटर ऑफ द अर्थ के तरफ अट्रैक्ट करती है, कैसे, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। क्लियर हो रहा है सबको? तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये वाला शब्द बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड मींस even any of the object which is falling from upside down, it is going to come in vertically downward direction because there is some sort of attractive force that is directed towards the center of the earth. क्लियर? यहां तक समझ गया? आई होप स्टूडेंट्स ये पेज एकदम सबको एकदम अच्छे से समझ गया होगा, तो इसको मैं क्लियर डाल के खत्म करता हूं, आगे बढ़ते हैं। अभी स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, भैया यार हेलो ध्यान दो, लाला तेरे से बात कर रहा हूं मैं, इधर उधर देख मत, फोकस रख। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, मेजर डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी? ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में अंतर क्या है, ठीक है, ये समझना बहुत नेसेसरी है। तो सबसे पहले भैया आपको ग्रेविटेशन समझाएंगे, फिर अगले पेज पे मैं आपको ग्रेविटी समझाऊंगा, अच्छे से देखना। सबसे पहले हम ग्रेविटेशन देख रहे हैं। सपोज फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये है अपनी लाली, लाली मतलब समझ लो यार तुम अभी, और ये है अपना प्यारा सा टिकटॉक वाला लाला। लाली और लाला के बीच में कुछ तो भी अट्रैक्शन है। अभी ऐसा समझो, लाली एक ऑब्जेक्ट है, लाला भी एक ऑब्जेक्ट है, लाली लाला, लाली लाला, नहीं लाली लाला, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन है। मींस जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन होता है, व्हेनेवर देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशन। मतलब कि स्टूडेंट सपोज फॉर एग्जांपल अर्थ हो गया और प्लैनेट हो गया। सपोज अर्थ जो है बेटा वो है अपना ऑब्जेक्ट 1 और जो प्लैनेट है वो है अपना ऑब्जेक्ट 2। सो एवरी ऑब्जेक्ट मस्ट हैव सम सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ग्रेविटेशन का अर्थ ये होता है अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज, कोई भी दो शरीर, दो बॉडीज के बीच में, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब भी कोई अट्रैक्शन होगा तो वो होगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन। मतलब कि सपोज फॉर एग्जांपल ये बॉटल है, बॉटल और मेरे बीच में अगर अट्रैक्शन हो रहा है, देख रहे हो, बॉटल और मेरे बीच में अगर अट्रैक्शन हो रहा है, दैट मींस हम ग्रेविटेशन महसूस कर रहे हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ? ओके। अभी व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटी? ग्रेविटी का अर्थ ये होता है स्टूडेंट्स, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी बॉडी, कोई भी बॉडी और अर्थ के बीच में। मतलब सपोज मैं हूं, मेरा और मेरे जो अर्थ है, मेरी अर्थ नहीं है, मतलब हम सबकी जो अर्थ है, तो उस अर्थ पे और मेरा, मतलब देखो अभी मैं अर्थ पे हूं ऐसे, राइट, तो अभी मैं नीचे ही क्यों, अर्थ पे ही क्यों? बिकॉज अर्थ मुझे अपने तरफ खींच रहा है, ठीक है, अर्थ मुझे अपने तरफ खींच रहा है। तो दैट कंसेप्ट इज नोन एज ग्रेविटी। मतलब मैं ग्रेविटी महसूस कर रहा हूं, मींस कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जाएगा तो भाई साहब उसको नीचे आना ही पड़ेगा, वो ग्रेविटी है। और नीचे आने के बाद अगर लाला और लाली का अट्रैक्शन हो रहा है तो वो ग्रेविटेशन। देखो धरती पे लाला आया तो लाला और धरती का जो भी अट्रैक्शन है वो क्या हो गया, ग्रेविटी। धरती पे लाली आई, लाली और अर्थ का जो भी अट्रैक्शन है वो भी क्या हो गया, ग्रेविटी। लेकिन जब लाला और लाली में, दोनों ऑब्जेक्ट्स में, दोनों बॉडीज में जब अट्रैक्शन होता है तो उनको हम कहते हैं ग्रेविटेशन। समझ गए एकदम अच्छे से? आगे बढ़ते हैं। अभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमको दी गई है वो है व्हाट इज मीन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके नाम में ही इसकी दहशत है, इसके नाम में ही इसका जो है डेफिनेशन है। सेंट्री, सेंट्री का अर्थ होता है सेंटर, ठीक है, सेंट्री का अर्थ होता है सेंटर। पिटल, पिटल का अर्थ होता है उसके तरफ, मतलब सेंटर के तरफ। समझ में आ रहा है? सेंटर के तरफ या फिर सेंटर से। और फोर्स, फोर्स तो आप सभी को पता है, ऐसा धक्का देने का कुछ भी, वो वाला। सो अ फोर्स दैट acts on a body moving in a circular path and directed towards the center around which the object is moving. Suppose for example, अभी देखो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं प्यारा सा। अभी जनवरी के महीने में आप सभी को पता है ए काट, ए काय पोछ, ए लपेट, ऐसा चल रहा था। ओके, अभी देखो सपोज ये कोई लाला है
इसका पतंग है ना ऐसा अटका है किधर तो। अब ये क्या करता है, एक मस्त पैकी मांझा लेता है, मांझे को क्या करता है, ऐसा वो पत्थर होता है, पत्थर को बांधता है, ठीक है, मांझे से ऐसा ऐसा घुमाता है, ठीक है, फेंकने का है ना उसको, वो पतंग निकालने को ऐसा ऐसा फेंकता है, ऐसा पहले घुमाएगा। अभी ध्यान दो, घुमा रहा है, कहां से घुमा रहा है, उसके हाथ से। हाथ क्या है, सेंटर है, समझ में आया। उसके आजू बाजू में वो घूम रहा है, सेंटर, सेंट्रीपिटल, और फोर्स मतलब वो सर्कुलर डायरेक्शन में घूम रहा है, समझ में आ रहा है। मतलब कि ऐसा फोर्स जो कि डायरेक्टेड है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, और वो ऑब्जेक्ट जो है वो घूम रहा है कैसे डायरेक्शन में, मतलब सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। सो दैट इज मीन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। और ऐसा फेंका, निकाला पतंग और पतंग उड़ाया, समझ में आया सेंट्रीपिटल फोर्स। सो इसका डेफिनेशन वैसे आपको लर्न करना पड़ेगा, अ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में जो भी बॉडी घूम रहा है, किधर से, सेंटर ऑफ द सर्कल से या फिर सेंटर से, उसको हम कहेंगे विच इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सिंपल, देखो ज्यादा इस पे ज्ञान नहीं दूंगा क्योंकि सिंपल सिंपल टॉपिक्स है। नेक्स्ट टॉपिक, अभी स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज इसको एकदम एकदम आईएमपी कर देना। हेलो ध्यान दो, हेलो ध्यान दो भाई, तुम्हारे से बात कर रहा हूं मैं। अभी मैं आपको एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जिसका कंसेप्ट अपने न्यूटन बाबा ने भी ढापा था, मतलब कि जॉनस केपलर। जी हाँ, जॉनस केपलर या फिर जॉन्स केपलर, आप कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हो। ये एक प्लैनेटरी मोशन इन्होंने बनाया, प्लैनेटरी मोशन पे इन्होंने विच इज लॉज दिए हैं। व्हाट इज मीन बाय प्लैनेटरी मोशन? प्लैनेटरी मोशन मतलब कि अपने जो ब्रह्मांड में, अपने जो स्पेस में जो भी प्लैनेट्स घूम रहे हैं, वो क्यों घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, काय को घूम रहे, कितने स्पीड से घूम रहे, किसके बाजू में घूम रहे, किसके आजू में घूम रहे, वो सभी के सभी घूम रो इस पर्टिकुलर व्यक्ति ने हमको दिया है, समझ में आया। अभी एक दिन यह व्यक्ति क्या कर रहा था, खाना हो गया मस्त, जाके टहल रहा था। टहलते टहलते हुआ क्या, एक टेलीस्कोप इसको दिखा जो कि इसके घर में ही पड़ा हुआ था। और टेलीस्कोप हम सभी को मालूम चाहिए, टेलीस्कोप हमारे गैलीलियो भाई साहब ने बनाया था टेलीस्कोप। ये देखो, ये है जॉनस केपलर। हाँ, थोड़ा सा झूम करके बताता हूं मैं, दिख रहा है? हाँ, क्या हेयर स्टाइल बनाई है भैया आपने, वाह, गगन चुम्बी। ठीक है, ये केपलर है। अभी ये केपलर ऐसा ही बैठा था, मैंने जैसे बोला, इस भाई ने देखा गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाया है, टेलीस्कोप लिया और टेलीस्कोप से ऊपर देखने लगा। जैसे ही वो ऊपर देखने लगा, ध्यान से सुनना, जैसे ही वो ऊपर देखने लगा तो उसको ध्यान में आया कि भाई प्लैनेट्स कैसे मोशन कर रहे हैं। और उसने बिना किसी देरी करते हुए एक पेन पेपर लिया और बनाए प्लैनेटरी मोशन के 3 लॉज, और उसको नाम दिया केपलर्स लॉज ऑफ मोशन। समझ गए? अभी सबसे पहले जब उसने देखा कि भाई ऊपर क्या क्या चीजें चल रही है, ठीक है, ऊपर क्या क्या चीजें चल रही है, तो उसने सबसे पहले नोटिस किया कि भाई ऊपर के जो भी ऑर्बिट्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट्स नहीं है बल्कि इलिप्टिकल ऑर्बिट्स है। अभी आप बोलोगे भैया इलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब क्या, या फिर इलिप्स मतलब क्या? इलिप्स और इलिप्टिकल ऑर्बिट्स एक ही होता है। मतलब इलिप्स मतलब एक शेप होता है, ज्योमेट्रिकल शेप होता है, मैं आपको बता रहा हूं कैसे होता है। ये देखो ऐसे टाइप का, ठीक है, ये है इलिप्टिकल शेप, ठीक है, जिसको हम इलिप्स भी कहते हैं, और इलिप्टिकल शेप। अभी इलिप्स में एक खासियत होती है, इलिप्स में होते हैं 2 फोकस, ठीक है, इलिप्स में होते हैं 2 फोकस। अभी ध्यान में रखना, जब मैं फोकाई कहूंगा तो प्लूरल फॉर्म आएगा, ठीक है, प्लूरल फॉर्म आएगा, ध्यान में रखना। 2 फोकाई बोलूंगा तो प्लूरल फॉर्म बोलते हैं उसको, तो वो समझने की बात नहीं है, बट बोल रहा हूं मैं। तो यहाँ पे F1 और F2 जो दिया है ये दोनों फोकस है, सिंगुलर प्लूरल समझता है ना आपको, वैसे वाला। तो फोकाई आ गया तो प्लूरल हो गया, फोकस मतलब एक। समझ गए? क्लियर है यहाँ तक? बस इतना ध्यान में रखना। सबसे पहले हम आएंगे अभी लॉ नंबर 1 पे, कि भाई केपलर ने पहला लॉ क्या कहा। अभी स्टूडेंट्स अच्छे से समझना, ये देखो यहाँ पे मैंने एक मस्त सा ऑर्बिट बनाया है, ठीक है, अच्छे से ध्यान दो भाई लोग। ये देखो ऊपर सन जो है वो एक फोकाई पे है, मतलब एक फोकस पे सन है। सन के अराउंड अर्थ घूम रहा है। अभी अर्थ 2 जगह पे आएगा, देखो जैसे मैंने क्या बोला कि भाई एक यहाँ पे भी फोकस है, एक यहाँ पे भी फोकस है, तो ऐसा समझो सन यहाँ पे है तो अर्थ एकदम पास में भी होगा और अर्थ एक बार दूर भी होगा। समझ में आ रहा है? तो उस टाइप से मैंने डायग्राम्स आपके लिए बनाई है। तो देखो यहाँ पे, ओके,
तो अभी देखो सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे अर्थ की पोजीशन थोड़ी दूर है, ठीक है, तो इनके बीच में ग्रेविटेशन भी दूर होगा, बरोबर क्या नहीं, इनके बीच में ग्रेविटेशन भी दूर होगा। अभी हमेशा ध्यान में रखना, ग्रेविटेशन अगर कम तो स्पीड भी कम हो जाएगी। एक चीज प्लीज अच्छे से ध्यान में रखना, ग्रेविटेशन अगर कम हो गया तो अर्थ का जो रिवॉल्यूशन का स्पीड है वो भी कम हो जाएगा, और ग्रेविटेशन अगर दोनों के बीच में ज्यादा हो गया, मतलब सन और अर्थ के बीच में ज्यादा हो गया, तो उनकी स्पीड भी ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे मैंने लिख के दिया है, क्या लिख के दिया है पढ़ो, सन एंड अर्थ अगर क्लोज हो गए मतलब पास हो गए तो ग्रेविटेशन ज्यादा हो जाएगा। ये देखो ये पास हो गए तो ग्रेविटेशन ज्यादा, स्पीड भी ज्यादा, मतलब यहां से स्पीड में भागेगा अर्थ बाजू को, ठीक है, और यहाँ पे आराम आराम से जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्यों स्पीड में भागेगा, क्योंकि इनका डिस्टेंस कम है। तो सन और अर्थ के बीच में जब ग्रेविटेशन ज्यादा रहेगा तो अर्थ जल्दी मूव करेगा, सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशन कम रहेगा, मतलब सन एंड अर्थ इफ इट इज फार फ्रॉम ईच अदर, ग्रेविटेशन कम होगा, स्पीड भी कम होगी। समझ में आया? अभी ये तो लॉ तो आपको कंसेप्ट समझ गया है, बट आपको इसको रट्टा मारना पड़ेगा, आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। लर्न करने का भी एक सिंपल टेक्निक दे रहा हूं, देखो, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट, जो भी ऑर्बिट है प्लैनेट का, इज एन इलिप्स। मैंने बोला ना कैसा शेप है स्टूडेंट्स, इट इज एन इलेप्टिकल शेप, इट इज एन इलिप्स विद द सन। सन कहां पे है? एक फोकस पे है, खत्म, पहला लॉ इधर ही खत्म हो गया। क्या? द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन इलिप्स। जो भी ऑर्बिट है प्लैनेट्स का वो सर्कुलर नहीं है, वो इलिप्स है। हेलो, ध्यान दो, तेरे से बात कर रहा हूं मैं, जिसमें सन जो है वो एक फोकस पे है, दैट्स इट। दिस इज लॉ नंबर 1। और कुछ इंफॉर्मेशन भी दिया है मैंने कि सन और अर्थ अगर क्लोज होंगे तो उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होगा और स्पीड भी ज्यादा होगी। सन और अर्थ अगर एक दूसरे से फार होंगे तो ग्रेविटेशन कम होगा और स्पीड भी कम होगी। क्लियर एवरीवन? लेट्स मूव नेक्स्ट। उसके बाद लॉ नंबर 2, जिसको हम प्यार से कहते हैं लॉ ऑफ एरियाज, इसको हम लॉ नंबर 1 हमने देख लिया है, अभी हम आएंगे लॉ नंबर 2 पे, जिसको हम कहते हैं लॉज ऑफ एरिया। क्लियर एवरीवन? अच्छे से देखो, अभी अच्छे से देखो। मैंने क्या बोला था स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला था, अगर सन और अर्थ अगर क्लोज रहे, एक दूसरे को पास रहे, तो ग्रेविटेशन भी ज्यादा होगा, स्पीड भी ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? अभी देखो सपोज फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना, यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना, ये एक डायग्राम मैंने आपके लिए बनाई है, ठीक है, ये देखो, ये अर्थ है यहाँ पे पहले। अभी अर्थ क्या हुआ, एक्स से, ये देखो, थोड़ा सा इधर घुमा लेता हूं, हाँ, यहाँ पे बाजू में ध्यान देना सभी ने। एक्स से लेके तो वाई तक गया अर्थ, एक्स से लेके तो वाई तक, और यहाँ पे भी ए से लेके तो बी तक गया अर्थ। तो अभी ये एरिया हो गया, इतना एरिया हो गया जिसका मैंने कलर किया है शेडेड पोर्शन। एरिया कौन सा हो गया, एक्स एस वाई, ठीक है। सपोज इसको 2 महीने लग रहे हैं, यहाँ पे भी कौन से एरिया हो गए, ए एस बी, ये भी एक एरिया हो गया, इसको भी 2 महीने लगे। मतलब कि स्टूडेंट्स ये अपने आप, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट्स एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज, मतलब भले ही वो कितना भी दूर रहो, कितना भी पास रहो अर्थ सन के, बट वो इक्वल एरिया ही कवर करेगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसा कभी होता है क्या स्टूडेंट्स, एक दिन 24 घंटे का है और दूसरा दिन पूरा के पूरा कितना 30 घंटे का हो गया, 20 ही घंटे का हो गया, ऐसा कभी हुआ है? नहीं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो लॉज है ये इसी प्रकार बनाए गए हैं, या फिर ग्रेविटेशन जब एकदम क्लोज होते हैं सन और अर्थ तो फास्ट भागता है, ठीक है, एकदम फास्ट मूव होता है, और जब सन और अर्थ दूर होते हैं तो थोड़ा आराम आराम से घूमता है, जिससे कि स्पीड अपने आप एडजस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे उन्होंने वही कहा है, जो भी लाइन ज्वाइन हो रहा है प्लैनेट और सन का, वो स्वीप करते हैं, स्वीप मतलब ऐसा स्वीप करना, इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब जितना एरिया ये जितने समय में कवर कर रहे हैं उतना ही एरिया ये भी उतने ही समय में कवर कर रहे हैं। देयरफॉर यहाँ पे लिख के दिया है, एरिया ऑफ एक्स एस वाई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए एस बी। दैट मीन्स द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल मतलब अपना टिफिन खाने का इंटरवल नहीं, इंटरवल मीन्स समय।
जितना समय पहले वाले को लगा उतना ही समय दूसरे वाले को भी लगेगा अगर उतना ही एरिया कवर करेंगे तो। मतलब सपोज ये 10 मीटर एरिया कवर कर रहा है, इसको 2 महीने लग रहे हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, तो ये भी जब दूर होगा तो यहाँ पे भी 10 मीटर कवर करने के लिए उसको 2 ही महीना लगेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। लॉ नंबर 3, वैसे लॉ नंबर 3 तो ऐसा कुछ है नहीं, बट लॉ नंबर 3 में आपको ये लर्न करना पड़ेगा, बस इतना ध्यान में रखना। द स्क्वायर ऑफ द पीरियड, स्क्वायर ऑफ द पीरियड मतलब टी स्क्वायर, पीरियड मतलब टाइम, ठीक है, पीरियड मतलब टाइम, ऑफ रिवॉल्यूशन, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये देखो, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, इसको हम अल्फा भी कहते हैं, बट ये जो होता है अगर हम जब किसी को डिनोट करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टी स्क्वायर इक्वल्स टू आर क्यूब, तो यहां पे अगर मैं लिख रहा हूं, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन। इसको क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी साइन। देखो दो तरीके के प्रोपोर्शनल होते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दिया टी स्क्वायर इक्वल्स टू आर क्यूब, तो इसको बोलेंगे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर मैंने ऐसा लिख दिया टी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन आर क्यूब, तो इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है इनवर्सली। इनवर्स कब आएगा? अपॉन में। डायरेक्टली कब आएगा? सामने, एकदम सामने होगा। तो क्लियर है सबको इधर तक? ओके। सो ये फॉर्मूला याद रखना कि जो भी टाइम पीरियड है, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द क्यूब ऑफ इट्स डिस्टेंस। क्यूब मतलब उसका रेडियस का जो भी डिस्टेंस होगा उसका क्यूब, मतलब 3 गुना। मतलब टाइम पीरियड अगर 2 गुना है तो उसका डिस्टेंस होगा 3 गुना, ऐसा पकड़ के चलो आप, ठीक है, समझने के लिए। सो देखो यहाँ पे भैया ने लिख दिया टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। जैसे ही भैया ने टी स्क्वायर निकाल दिया, इज इक्वल टू साइन आ गया, प्रोपोर्शनैलिटी निकाला तो के आ गया आर क्यूब। तो के क्या मिलेगा? के उधर की उधर रहेगा, ये जो आर क्यूब है जो मल्टीप्लाई में था वो डिवीजन में जाएगा, तो के इक्वल्स टू टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। ये मिल गया हमको हमारा फाइनल डेरिवेशन। क्लियर है सबको? केपलर्स लॉ एकदम अच्छे से समझ में आ गए। तीनों लॉज बहुत ही अच्छे से आपको समझाए हैं। आई होप एकदम क्लियरली आपको समझ गया होगा। अभी स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब कि न्यूटन ने लॉ बनाया, ग्रेविटेशन का एक लॉ बनाया। जैसे मैंने बोला था न्यूटन बाबा के टकले पे सफरचंद गिरा था, एप्पल गिरा था, ठीक है। अभी एकदम सिंपलेस्ट है। देखो सपोज फॉर एग्जांपल ये लाली है, ये लाला है, ये दो ऑब्जेक्ट्स है, लाली लाला। लाली का भी कुछ वजन होगा, मास होगा, लाला का भी कुछ वजन होगा, मास होगा। तो लाली के वजन को m1 कर दिया, लाले के वजन को m2 कर दिया। इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, मतलब इधर से r और इधर से r, r और r कितना हो गया? r स्क्वायर हो गया। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ठीक है। अभी देखो फॉर्मूला कैसे दिया है। तो उन्होंने क्या कहा, इनके बीच में, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब भी फोर्स होगा, मैंने क्या बोला था, ग्रेविटेशन मतलब क्या? दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का अट्रैक्शन। तो वो जो फोर्स होगा, तो फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के मासेस का प्रोडक्ट, मतलब m1 इंटू m2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके डिस्टेंस का। जैसे ही भैया प्रोपोर्शनैलिटी साइन निकालेंगे तो फोर्स, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन निकल जाएगा, वहां पे के इस्तेमाल किया था, यहाँ पे अभी जी इस्तेमाल करेंगे। जी इज ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जिसका वैल्यू ध्यान में रखने का, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आएगा। जब भी जी आएगा तो समझ जाना, कैपिटल जी जब भी आएगा तो कैपिटल जी का वैल्यू क्या है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल है स्टूडेंट्स फॉर्मूला। देखो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कुछ नहीं। मास 1 मास 2 इनका मल्टीप्लीकेशन करो, इधर का r इधर का r, तो ये हो गया आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर भैया ने नीचे लिख दिया, मास 1 मास 2 का प्रोडक्ट कर दिया और बाजू में फोर्स कर दिया। मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो कैसा है? m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और इज इक्वल टू आया, इसीलिए इनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स आया, तो यहाँ पे g कर दिया। सिंपल। फॉर्मूला क्या होगा फिर? फोर्स इक्वल्स टू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू जी। जी स्टैंड्स फॉर ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ग्रेविटेशन कांस्टेंट का वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये सबसे सिंपल वाला कंसेप्ट है, जो कि किसने दिया था हमको? हमारे न्यूटन बाबा ने दिया था। क्लियर है? एक बार देख लो अच्छे से। वैसे इनके जो भी नोट्स होंगे स्टूडेंट्स,
वो भैया आपको टेलीग्राम के ग्रुप पे देने वाले हैं, तो टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, फटाफट जाना है और चेक करना है। क्लियर है? यहां तक समझ गए? चलो आगे बढ़े। अभी ध्यान में रखना, हाँ, फोर्स न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? F इक्वल्स टू G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर, या फिर Gmm अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा भी आप कर सकते हो। m1 m2 ध्यान में रखना। क्लियर? ओके, अभी ध्यान से समझो, हमको डेरिवेशन देखने हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ फोर्स मतलब क्या। देखो ध्यान से समझना। सपोज फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं खड़ा हूं, ठीक है, अभी यहाँ पे मेरे सामने एक फुटबॉल है, इस फुटबॉल पे भैया ने फोर्स लगाया, ठीक है, अभी इस ऑब्जेक्ट का कुछ मास होगा, बरोबर। जैसे ही भैया ने फोर्स लगाया, ये यहां से यहां तक आया, मतलब इसने कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन पकड़ा। मतलब फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया? मास इंटू एक्सेलरेशन। ये नॉर्मल फॉर्मूला था, और अपने को अभी फॉर्मूला क्या मिला था? F इक्वल्स टू Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, बरोबर क्या नहीं? अभी ये जो F है, इस F के जगह पे मैं मास इंटू एक्सेलरेशन में लगाऊंगा। इसको लर्न करने के लिए एक ट्रिक है, ध्यान से समझना। पप्पा इक्वल्स टू मदर, फादर इक्वल्स टू मदर। अभी कैसा? F मतलब फादर, MA मतलब माँ मतलब मदर, तो F स्टैंड्स फॉर फोर्स, MA स्टैंड्स फॉर मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आया? ये देखो यहाँ पे मैंने अच्छे से डायग्रामेटिकली बताया है आपको, ठीक है। ये देखो, इसको कुछ मास होगा, ये भाई साहब ने फोर्स लगाया, ये फुटबॉल था, ये आगे चले गया, एक्सेलरेट हो गया, तो मतलब फोर्स मतलब क्या हो गया? मास इंटू एक्सेलरेशन, तो F इक्वल्स टू MA हो गया। क्लियर है सबको इधर तक? ओके ग्रेट, क्लियर इधर तक? अच्छे से समझ में आ गया? ओके, अभी स्टूडेंट्स अपने को क्या करना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपने को ढूंढना है, विच इज स्मॉल g। मतलब देखो सुनो, ये जो ऑब्जेक्ट ऊपर है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो ऊपर से जब ये नीचे आ रहा है, तो इसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन तो होगा। वरतून हा जर खाली येत आहे, हा जर ऑब्जेक्ट आहे, हा वरतून खाली येणार आहे, तर याच्याकडे काही ना काही प्रमाणात एक्सेलरेशन तर असेल। जसं आपण गाडी चालवतो, तो एक्सेलरेशन देतो तो गाडी पुढे जाती ना, है की नाही? का फक्त भ्रुम 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 करतो? नाही। तो वरतून जर हा ऑब्जेक्ट खाली येतोय, ऊपर से अगर ये नीचे आ रहा है, तो इसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, उसको ही हम बोलते हैं स्मॉल जी। स्मॉल जी होता है विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये याद रखना, ग्रेविटी मतलब क्या? अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच का अट्रैक्शन। अपन ने अभी क्या देखा था? कैपिटल जी। कैपिटल जी मतलब ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के वजह से होने वाला एक्सेलरेशन, उसको हम बोलते हैं स्मॉल जी। और ग्रेविटेशन का कांस्टेंट वैल्यू कितना है? विच इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11। क्लियर? अच्छे से समझे? अभी देखो ये डेरिवेशन कैसे आया, ठीक है, मतलब स्मॉल जी का फॉर्मूला कहां से आया, अच्छे से देखना बच्चा लोग। देखो सबसे पहले अपन ने ग्रेविटेशन का फॉर्मूला निकाला था, F इक्वल्स टू Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो m1 है इसको मैंने बड़े m से रिप्लेस कर दिया, ये जो m2 है इसको मैंने छोटे m से रिप्लेस कर दिया, कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन आर स्क्वायर। तो मेरे को अभी फॉर्मूला क्या मिला, अच्छे से समझना। F इक्वल्स टू G, m1 के जगह पे m ले लिया, m2 के जगह पे m ले लिया, अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? लेकिन अपने को मालूम है टिपिकली फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये जो F इक्वल्स टू MA है, ये MA मैंने इसके जगह पे फेंका, मतलब जिधर F है उस जगह पे भैया ने MA लिख दिया। तो देखो फोर्स के जगह पे MA लिख दिया, तो MA इक्वल्स टू Gmm अपॉन आर स्क्वायर। अभी इधर से एक m कटा, इधर से एक m कटा, देखो यहाँ पे ऊपर लिख के दिया है, इधर से एक m कटा, इधर से एक m कटा, और वो जो a था मतलब एक्सेलरेशन, उसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वैल्यू क्या मिली मेरे को? Gm अपॉन आर स्क्वायर। मतलब फोर्स क्या मिल रहा था? Gmm अपॉन आर स्क्वायर
अभी मेरे को स्मॉल जी क्या मिल रहा है, सब काट कूट करके ये एम गया तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इस पे फिल इन द ब्लैंक्स आपको पूछते हैं, मतलब पूछते हैं। यहाँ पे मैंने नीचे सभी वैल्यूज को क्या क्या बोलते हैं वो भी लिख के दिया है, अच्छे से समझना। स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल एम मतलब मास ऑफ द अर्थ, धरती का वजन, आर मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ और जी मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि मैंने अभी आपको बताया। कहां पे बताया, पीछे बताया, रुको ओके, जो कि मैंने अभी आपको बताया यहां पे, कहां पे गया, या ये है एक्सेल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्लियर है सबको इधर तक? ओके, रिवीजन करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी स्टूडेंट्स जो भी एक्सेलरेशन है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी ही। तो स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन जब भी हम न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे तो उसको 10 लिख देने का, ठीक है। 9.8 ये टिपिकली 10 ही पकड़ते हैं हम उसको, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अभी स्टूडेंट्स ये जो स्मॉल जी है मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो स्मॉल जी है, ये स्मॉल जी के वैल्यूज हमेशा चेंज होते रहते हैं। कहां पे चेंज होते हैं, देखो। सबसे पहले तो आपका एक डाउट मैं क्लियर कर देता हूं, क्या अर्थ जो है वो हमारा राउंड शेप होता है, मतलब एकदम सर्कल वाला होता है? बिल्कुल भी नहीं। अर्थ जो होता है वो हमारा इलिप्स होता है, मतलब इलिप्स तो नहीं बोलते आएगा बट ओवल शेप का होता है, ठीक है। इलिप्स नहीं बोलो रे, ओवल बोलो, ओवल। ओवल मतलब अंडा, अंडा मालूम है अंडा कैसा होता है, ओवल शेप का, ऐसा अंडा शेप। तो इसको अगर ऐसा कर दिया तो ऐसा। तो यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है सेंटर से इधर का जो डिस्टेंस होगा वो सबसे ज्यादा लॉन्ग होगा, और ऊपर का जो ऊपर और नीचे का डिस्टेंस होगा वो शॉर्ट होगा। ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। मतलब कि सेंटर से अगर हम ऊपर गए और नीचे गए तो ये दोनों जो डिस्टेंस होंगे ये शॉर्ट होंगे, लेकिन अगर सेंटर से हम आजू बाजू में गए तो ये जो डिस्टेंस होंगे ये लॉन्ग होंगे। अगर सर्कल की हम बात करें तो सेम ही होते थे, लेकिन सर्कल तो है ही नहीं, थोड़ा ओवल है, तो इसीलिए ध्यान में रखना। अगर हम आड़े गए मतलब इक्वेटर पे गए, अगर हम इक्वेटर पे गए तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, और अगर हम पोल्स पे गए, पोल मालूम है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल ऊपर नीचे होता है वो, तो डिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा। अगर हम इक्वेटर पे गए तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्लियर है इधर तक? ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर? ध्यान दो। सबसे पहले कंसेप्ट बता देता हूं, मैंने क्या बोला, यहां पे ध्यान दो। पोल पे अगर हम हैं, अर्थ अगर पोल पे है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 9.8, और इक्वेटर पे होंगे मतलब बाजू में होंगे तो उसका जो वैल्यू होगा वो होगा 9.7, मतलब कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया। देखो कैसे कम हो गया, देखो देखो देखो, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। हमारा स्मॉल जी का वैल्यू क्या था, विच इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम इन सबको अगर कट कर दे तो हमको क्या मिलेगा, G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ध्यान से समझना, मतलब कि R क्या है, R है हमारा रेडियस, रेडियस को ही हम क्या कह सकते हैं, विच इज डिस्टेंस हम कह सकते हैं। G है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर को, मतलब नीचे है और ये ऊपर है। मतलब कि क्या हो गया, अगर G बढ़ा तो R कम हो जाएगा, और अगर R बढ़ा तो G कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? उल्टा करने का। अभी देखो स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला, इक्वेटर है, इक्वेटर पे डिस्टेंस बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कम ही होगा ना। तो देखो यहां पे मैंने वही लिख के दिया, इक्वेटर है, डिस्टेंस ज्यादा है, बरोबर के नहीं? डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसीलिए वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई जी की। और यहां पे स्टूडेंट्स डिस्टेंस जो है वो कम है, इसीलिए पोल पे वैल्यू ज्यादा होगी। समझ में आया क्या अभी? तो यहां पे मैंने वही लिख के दिया है। हाइट पे मतलब जितना हम हाइट पे जाएंगे उतनी वैल्यूज जो होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की कम होते जाएगी, और सरफेस पे 9.8 रहेगा। समझ में आ रहा है?
डिस्टेंस जितना बढ़ेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उतना कम होगा, बस ये भेजे में घुसा के रखना। क्या? जितना डिस्टेंस वाढणार, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगा, भले ही वो ऊपर जाओ, आजू में जाओ, बाजू में जाओ, नीचे जाओ। समझा? जितना तुम डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होते जाएगा। क्लियर? ये देखो ना, यहाँ पे मैंने प्रूफ भी करके बताया ना कि भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर को। मतलब अगर ग्रेविटेशन बढ़ाना है तो डिस्टेंस कम करना पड़ेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम करवाना है तो डिस्टेंस हमको बढ़ाना पड़ेगा। समझे हो? क्लियर है? ओके, वेरी गुड। अभी स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आपको हमेशा आएगा, ठीक है? तो ये तो हमने पोल वगैरह का देख लिया और जगह का भी देख लिया। अभी हमको देखना है डेप्थ में। मतलब अगर मैं धरती के अंदर घुस गया, ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल ये मैंने क्या बताया, पहले मैंने पोल पे था तो पोल पे 9.8 है। मैंने क्या बोला? जितना हाइट बढ़ते जाएगा, जितना डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, मतलब जितना आर बढ़ते जाएगा उतना ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटते जाएगा, उतना ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होते जाएगा? घटते जाएगा। समझे हो? क्लियर है? ओके, तो ये हो गया हमारा पोल, हो गया हमारा इक्वेटर हो गया। अभी हम जाएंगे डेप्थ में, अंदर घुसेंगे, ठीक है, अंदर घुसेंगे एकदम अपन। अभी देखो ये मैं हूं, मैं पहले पोल पे था, इक्वेटर पे भी था, बट अभी मैं क्या हो गया? अर्थ के अंदर घुस गया, धरती के अंदर घुस गया मैं। अभी धरती के अंदर घुस गया स्टूडेंट्स में, ठीक है। डेप्थ में जाऊंगा तो मास कम होगा, जितना जितना मैं अंदर घुसूंगा उतना मास कम हो जाए। अभी एक काम करता हूं, जो अर्थ का एकदम सेंटर है ना, एकदम धरती का सेंटर है, ऐसा एज्यूम करो कि मैं एकदम नीचे चले गया अर्थ के सेंटर पे, मेरा मास तो 0 हो जाएगा। अभी हमको क्या फॉर्मूला था? G इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर मेरा m 0 हो गया, मतलब G इंटू 0 अपॉन आर स्क्वायर, तो वैल्यू अपने आप क्या आ जाएगा? 0। तो मतलब कि मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये 0 होगा। कहां पे? जब मैं डेप्थ में होऊंगा तो। समझ में आया? मतलब जेव्हा मी डेप्थ मध्ये असणार, एकदम नीचे में घुसूंगा अर्थ के, डेप्थ में जब मैं जाऊंगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाएगा। वैसे 0 नहीं होता है, बट आपके टेक्स्ट बुक में अभी वो छाप के दिया है, लेकिन जब आप 11 12 वगैरह में जाओगे, मैं 11 12 में केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ाता हूँ, सीनियर चैनल आपने देखा होगा मेरा, तो वहां पे मैंने बताया वाला है कि 0 क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो जब भी हम डेप्थ में जाते हैं स्टूडेंट्स, तो मास 0 हो जाता है, तो इसी वजह से अगर एक भी वैल्यू 0 हो गई तो सभी का सभी 0 हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? अभी जैसे जैसे ग्रेविटेशन बढ़ेगा वैसे वैसे मास भी बढ़ते जाएगा, ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे ये इनवर्सली था तो मतलब g घटता था तो रेडियस बढ़ता था, अभी ये डायरेक्टली है तो g बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा, ठीक है। ये कॉमन सेंस की बात है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है इधर तक? देखो स्टूडेंट, जितना शॉर्ट में समझाऊंगा उतना अच्छे से समझेगा, अगर ज्यादा डीप में लेके जाऊंगा तो दिमाग में भसड़ मचेगा आपका, ठीक है। क्लियर है? बस इतना ध्यान में रखना, जितना आप डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा। अगर मैं नॉर्मली बात करूं अर्थ की, तो सेंटर से लेके तो पोल तक का डिस्टेंस कम होता है, इसीलिए पोल पे वैल्यू ज्यादा होगी, इक्वेटर पे वैल्यू कम होगी, और डेप्थ में वैल्यू 0 होगी। अगर मैं कंक्लूजन का बताऊं तो सिंपल डिंपल, बड़े आगे नहीं तो आएगा तुमको पिंपल। वाह क्या बात है बोलना भैया। आगे बढ़ते हैं, अभी हम जाएंगे स्टूडेंट्स फ्री फॉल। कुछ 3-4 ही कंसेप्ट बचे हैं, बहुत सिंपल वे में बताऊंगा, फिर हम चैप्टर को एंड करेंगे। फ्री फॉल देखो भैया, इतनी मेहनत कर रहे हैं, 1 घंटा कंटिन्यू पढ़ाया है भाई, लाइक और सब्सक्राइब तो करके रखना है। लेसन पढ़ाया है पूरा एकदम मक्खन तरीके से, 1 शॉट। फ्री फॉल, व्हाट इज मीन बाय फ्री फॉल? व्हेन वी होल्ड ऑब्जेक्ट इन आवर हैंड, the object experiences gravitational force. Suppose for example मेरे हाथ में कुछ तो भी है, ये है, ठीक है, ये हथेली में है, इस हाथ पे मैंने इस पर्टिकुलर बॉटल को रखा है, ठीक है। बॉटल दिखेगा नहीं, ग्रीन कलर का है तो, ठीक है। सपोज ये ब्लैक कलर का मैंने रखा। अभी स्टूडेंट्स इसको मैंने रखा है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है क्या है मालूम है?
ये ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशन खींच रहा है, ग्रेविटी खींच रहा है। बट स्टूडेंट्स मैंने इसको हाथ में रखा है इसलिए नीचे नहीं गिर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने उस फोर्स को स्टॉप कर दिया है। समझ में आ रहा है? उस फोर्स को मैंने स्टॉप कर दिया, मतलब ये मेरे हथेली में है, ये नीचे नहीं जा रहा है। अगर ये नीचे गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, जहां पे उसको बुला रहे हैं वहां पे गया तो पॉजिटिव में जाएगा, लेकिन मैंने उसको होल्ड करके रखा है। मैं अगर इसको ऊपर फेंक रहा हूं तो ये नेगेटिव जाएगा, क्योंकि देखो ग्रेविटी क्या बोलता है कि भाई मेरे तरफ आओ, नीचे आओ, तो नीचे जाओगे तो ही पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि उसके पास जा रहे हो तुम तो पॉजिटिव हो गए। लेकिन पॉजिटिव के एवजी में ऊपर फेंक रहा हूं, ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम कर रहा हूं। मतलब सपोज कंगारू है, कंगारू जब ऊपर जंप कर रहा है तो वो उसका जो ग्रेविटी है वो नेगेटिव हो गया, लेकिन कंगारू जब कुछ समय बाद अपने आप नीचे आ रहा है तो वो ग्रेविटी पॉजिटिव हो गया। समझ में आया? समझ में आया क्या? ठीक है, उसी प्रकार से देखो यहाँ पे मैंने आपको बना के दिया है, यहाँ पे ग्रेविटी पुल कर रहा है उसको नीचे, तो टुवर्ड्स ग्रेविटी जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा। कॉमन सेंस समझ गया? अच्छे से क्लियर है? सिंपल से कंसेप्ट है अभी। बट इट इज बैलेंस्ड बाय अ फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। मतलब ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे होल्ड करके रखा है, तो ऑब्जेक्ट को मैंने बैलेंस करके रखा है, तो ये जीरो हो गया, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ये क्या हो गया? ये जीरो हो गया, रेस्ट पे है। समझ में आया? रेस्ट मतलब अगर मैं ऊपर फेंक रहा हूं तो नेगेटिव, ऊपर फेंक के नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव, और ऊपर फेंक के ऐसा बीच में ही मैंने ऐसा पकड़ लिया उसको, तो यहाँ पे जो रुका है वो ये रेस्ट हो गया। दिस इज द रेस्ट पोजीशन। ऊपर फेंकूंगा तो नेगेटिव पोजीशन, नीचे फेंकूंगा तो पॉजिटिव पोजीशन। सिंपल। अभी फ्री फॉल मतलब क्या वो हम समझ के लेते हैं। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द ओनली फोर्स। अभी इसको मैंने हथेली से निकाल दिया, ये भाई साहब डायरेक्टली नीचे जंप हो गया। अभी देखो, व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन, मतलब बस ग्रेविटी के साथ ही वो नीचे जा रहा है, उसको हम कहते हैं फॉलिंग फ्रीली। मतलब देखो इसको ऊपर से, ठीक एक काम करते हैं, इसको ऊपर से मैंने, अभी आवाज आएगा डरो मत, इसको ऊपर से झक्कर लगाने दो नहीं तो मम्मी कान के नीचे बजाएगी। इसको ऊपर से मैंने क्या किया, नीचे फेंक दिया। बीच में हाथ लाया कि नहीं लाया? मतलब इस पे बस एक ही अलग, एक ही फोर्स एक्ट कर रहा था, वो था ग्रेविटी, और इसीलिए ये ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हुआ। लेकिन ये देखो ऐसा नीचे फेंका, ऐसा पकड़ लिया, तो क्या हो गया? रेस्ट पोजीशन पे आ गया, मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया। लेकिन अभी क्या हो रहा है? फ्रीली फॉल हो रहा है। समझ गए? क्लियर है? ओके। अभी ध्यान में रखना, फ्री फॉल जो है मतलब एकदम परफेक्ट फ्री फॉल। अभी देखो इसको मैंने ऊपर से नीचे फेंका, ये फ्री फॉल तो हो गया, लेकिन हवा भी है, तो हवा भी इस पे कुछ इंफ्लुएंस करेगा। इसीलिए यहाँ पे एक लाइन लिख के दिया है, जो ट्रू फ्री फॉल है, एकदम परफेक्ट जो फ्री फॉल होगा वो बस और बस वैक्यूम में पॉसिबल है। नाउ व्हाट इज मीन बाय वैक्यूम? वैक्यूम का अर्थ होता है एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब उधर हवा बिल्कुल भी नहीं है, उधर ना ऑक्सीजन है ना कुछ है ना कुछ है, हवा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कोई भी जगह पे। बट हाँ, अगर हम वैक्यूम लगा के अगर पूरी हवा को लिक्विड में कन्वर्ट करके उसको बाहर निकाल दिए तो फिर वो वैक्यूम हो सकता है वो जगह। जैसे हमको मालूम होगा बायोगैस, बायोगैस जो होता है, बायोगैस कैसे बनता है? मीथेन गैस। हम क्या करते हैं, जो भी खाने पीने के जो पदार्थ है, जो भी गोबर वगैरह है, उसको हम एक ऐसे कंटेनर में हम फर्टिलाइज करते हैं, ऐसे कंटेनर में हम उसको फर्टिलाइज करते हैं जहां पे हवा बिल्कुल भी नहीं है, उसको हम कहते हैं वैक्यूम मीडियम। समझ में आया? तो फ्री फॉल कब होगा? फ्री फॉल कब होगा? पूरा परफेक्ट फ्री फॉल इन द प्रेजेंस, सॉरी, इन वैक्यूम। वैक्यूम मीन्स which is in the absence of air. Or what is mean by free fall? Which is when an object moves under the influence of force of gravity alone. मतलब ग्रेविटी के अंतर्गत ही अगर कोई ऑब्जेक्ट बस ऊपर से नीचे गिर रहा है तो ही हम उसको कहेंगे फ्री फॉल। और परफेक्ट फ्री फॉल कब होगा? बस इन वैक्यूम मीडियम, जिसको हम कहते हैं एब्सेंस ऑफ एयर। क्लियर? समझ गए? देखो यहाँ पे हमने फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी। अभी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, तो u को मैंने जीरो लिख दिया,
at के जगह पे gt कर दिया, तो v इक्वल्स टू e 0 इक्वल प्लस gt, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, t इज द टाइम पीरियड, तो v क्या हो गया, विच इज एक्सेलरेशन ग्रेविटी इनटू टाइम पीरियड। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। अभी व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी, देखो स्टूडेंट्स ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। पोटेंशियल एनर्जी देखो, एक चीज ध्यान से समझना, अभी मैं आपको डिफरेंस बताता हूं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। सपोज फॉर एग्जांपल, यहां पे एक पहाड़ है, इस पहाड़ के ऊपर एक पत्थर है। अभी ये पत्थर पहले रेस्ट पोजीशन पे है, तो रेस्ट पोजीशन पे है मतलब इसके पास हो पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी उस ऑब्जेक्ट की जो कि एक जगह पे बची हुई है। मतलब मैं अभी बैठा हुआ शांति से, कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा हूं, मेरे अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन मेरा मन हुआ कि नहीं भाई मेरे को जाके वो दरवाजा खोलना है, तो मैं वहां पे मूव हूंगा, तो वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो अभी देखो मैंने इसको क्या कर दिया, फिर यहां से मैंने इस पत्थर को धक्का दे दिया, तो ये जो पत्थर है ये अभी नीचे नीचे आ रहा है, तो यहां पे अगर वो पत्थर आ गया और मूव हो रहा है, रोल कर रहा है वो, ठीक है, रोल कर रहा है, तो इसके अंदर आ गया काइनेटिक एनर्जी। पोटेंट एनर्जीज आर ऑफ टू फॉर्म्स, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। Potential energy is the energy in the object which is at the rest position, whereas kinetic energy is the energy in an object which is in moving, या फिर which are the objects which are moving along the path, move हो रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं। जैसे फैन है, फैन अभी घूम रहा है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, फैन को रोक दिया, पोटेंशियल एनर्जी। मैं बैठा हुआ हूं, पोटेंशियल एनर्जी है, मैं घूम रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी है। सिंपल डिम्पल, तेरे मुंह पे पिंपल। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी पोटेंशियल एनर्जी देखो, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और स्टेट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। एक जगह पे रहने वाला एनर्जी, ऑब्जेक्ट के अंदर हुए वाला, उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दिया है mgh। mgh वो देखा है ना तुमने, बुड्ढे का, बुड्ढे नहीं सॉरी माफ कर देना, वो देखा है ना तुमने ऐड, mdh, तो वो वाला, ठीक है। तो mdh जो मसाले हैं उसको ही हम कन्वर्ट कर देंगे mgh। समझे? m मतलब मास, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h मतलब हाइट। अभी स्टूडेंट्स अगर ये एक लैंड है, धरती है, ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसा ही है, तो मतलब इसका जो मास हो गया वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, सॉरी मास नहीं, इसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो 0 हो गया, तो m इंटू 0 इंटू h, तो भाई सब 0 ही हो गया ना, हाइट भी 0 हो गई, सब 0 हो गया। मतलब इनमें से अगर एक भी 0 हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज 0 ऑन द ग्राउंड। क्लियर एवरीवन? वैसे काइनेटिक एनर्जी नहीं है आपको, पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ध्यान में रखना, हाफ mv²। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला समझ गया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी याद रख लेना। सिंपल डिंपल, तेरे मुंह पे टिम्पल। ओके, अभी हम आएंगे स्टूडेंट्स एस्केप वेलोसिटी। लास्ट कंसेप्ट है हमारा एस्केप वेलोसिटी। ये हो गया, चैप्टर खत्म हो जाएगा। अच्छे से समझना भाई लोग, बहुत सिंपल है। ठीक है, वैसे बोर्ड्स में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं लास्ट में बताने वाला हूं, तो टेंशन लेने का नहीं। देखो एस्केप वेलोसिटी, द मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स ऑन इट्स इनिशियल वेलोसिटी। मतलब कि देखो, सपोज फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास, इसको मैं अगर प्यार से फेंक रहा हूं ऐसा मासूम तरीके से, इनिशियल जितना मैं धीरे फेंकूंगा उतना ही वो ऊपर तक जाएगा, जितना जोर से फेंकूंगा ऊपर जाएगा। मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी पे बहुत सारी चीजें हमारी मायने रखती है। ऐसा फेंका धीरे से तो इधर तक ही गया, ऐसा फेंका तो बहुत ऊपर गया, ऐसा फेंका तो धीरे, ऐसा फेंका तो बहुत ऊपर, धीरे बहुत ऊपर, धीरे बहुत ऊपर। मतलब कि जितना हाइट वो कवर करेगा वो किस पे डिपेंड है, वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड है। मैं कितना इसको वेलोसिटी दूंगा उतना वो ऊपर जाएगा, जितना कम वेलोसिटी दूंगा उतना उधर तक ही रहेगा। अभी अगर हमको धरती को टपका के एकदम ऊपर जाने का है, एकदम मतलब स्पेस में जाने का है, फॉरएवर हमको ऊपर जाना, इंफिनिटी पे जाना है हमको, तो उसके लिए हमको एस्केप वेलोसिटी लगेगा। देखो कैसा,
सपोज फॉर एग्जाम्पल ये रॉकेट है, सस्ता वाला रॉकेट है, यहाँ पे है इंफिनिटी पोजीशन, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी हमने क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी बहुत ऊपर तक गए, बहुत ऊपर तक गए एकदम। अभी हम ग्रेविटी के एकदम कोपरे तक आ गए, ग्रेविटी के एकदम कोपरे तक आ गए। अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एस्केप वेलोसिटी का इस्तेमाल करूंगा और जोर से वेलोसिटी दूंगा। जितनी मेरे को वेलोसिटी कितनी चाहिए पता है, 11.2 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी अगर मैंने इस रॉकेट को इस पोजीशन पे दी तो ये रॉकेट हमेशा के लिए ऊपर चला जाएगा और उसको नीचे कोई भी खींचने वाला नहीं होगा। उसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप मींस निकलना, वेलोसिटी मतलब स्पीड, या फिर हम क्या बोलते हैं, विच इज वेलोसिटी को हम स्पीड भी बोल सकते हैं क्योंकि दोनों मीटर पर सेकेंड ही होता है। बट वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट फिजिक्स में हम उनको एक जैसा ही बता सकते हैं। समझ में आया? यहाँ पे देखो, अबाव अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी द ऑब्जेक्ट कैन ओवरकम डाउनवर्ड पुल। मतलब अभी देखो कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर है, ये देखो ना, ये ऊपर है तो इसको नीचे कोई ना कोई खींच रहा है। लेकिन अगर मैंने इसको एस्केप वेलोसिटी दे दिया और उसको बोला जा भाई तू ग्रेविटी के ऊपर जा, तो ये घूमता रहेगा ऊपर। घूम रो बावरा को झूम रो घूम रो, वैसा। उसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी और वापस वो अर्थ पे फॉल नहीं होगा। इसीलिए बाकी के जो भी मेटेरॉइड्स वगैरह है वो धरती पे डायरेक्ट गिरते नहीं है। क्यों नहीं गिरते? क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी है ही नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा एस्ट्रोनॉट्स वगैरह क्या करते हैं, ऊपर घूमते रहते हैं मस्त हवे में। समझ में आया? क्योंकि वहां पे ग्रेविटी नहीं है। क्लियर? समझ गए हो सबको एकदम अच्छे से? तो स्टूडेंट्स देखो, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सभी चीजें मैंने बताई है। इसके जो भी नोट्स वगैरह होंगे, ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। तो टेलीग्राम के ग्रुप की लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाके फटाफट से देख लेना है। इसी के साथ स्टूडेंट्स करते हैं हम चैप्टर को एंड। आई होप ईच एंड एवरी कंसेप्ट मैंने वन शॉट में जितना आपको समझाना था बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले लेसन के लिए, जो कि है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तब तक यार चैनल को प्लीज भैया के लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, शेयर कर दोगे और लाइक कर दोगे, अच्छे अच्छे कमेंट्स करोगे, सो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन, लव यू ऑल, पीस आउट।